नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। मोदी सरकार 3.0 की तैयारी के बीच दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर भाजपा नेताओं की अहम बैठक। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। आगे की रणनीति पर हुआ मंथन। एनडीए की ओर से जल्द पेश होगा सरकार बनाने का दावा। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक कल। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा नेता। तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया भर के नेताओं से मिल रहे बधाई संदेशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की जताई उम्मीद। इंडी गठबंधन ने फिलहाल विपक्ष में बैठने का लिया फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सही समय पर लेंगे सही फैसला। विपक्ष के नेताओं के भी मेलजोल का सिलसिला जारी। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सियासी हलचल तेज। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आवास पर हुई अहम बैठक। एनडीए की बैठक के विषयों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा। बेंगलुरु में एससी निगम फंड घोटाले को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला राजभवन चलो मार्च। राज्य के उप मुख्यमंत्री का बयान, मंत्री आज दे सकते हैं इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतगणना के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर टीएमसी सरकार पर लगाया आरोप। राज्यपाल से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने का अनुरोध किया। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश। हथिनी कुंड बैराज के रास्ते दिल्ली को मिलेगा अतिरिक्त पानी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी न होने का दिया निर्देश। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश को नई सरकार का इंतजार है। एनडीए को मिले बहुमत के बाद भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद देश में फिर एक बार मोदी सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इस बीच दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। मोदी सरकार 3.0 की तैयारियों के बीच अब कल का दिन भी बेहद अहम है, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का भी नेता चुना जाएगा। कहा जा रहा है कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद ही एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 240 सीट पर जीत हासिल हुई है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े से 272 से दूर है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत के आंकड़े के पार है। वहीं 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नवनिर्वाचित सांसदों की व्यापक सूची मुख्य चुनाव आयुक्त आज शाम राष्ट्रपति को पेश करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और सभी चुनाव आयुक्त आज शाम करीब 5:30 बजे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त ने ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए देश दुनिया से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, गुयाना और भूटान समेत कई देशों के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर की गई एक पोस्ट में लिखा, अपने प्रिय मित्र इमैनुअल मैक्रों की फोन कॉल पाकर बहुत प्रसन्न हूं। उन्हें 2047 के रोड मैप को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता से अवगत कराया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की ओर से मिली बधाई पर उनका आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर की गई एक पोस्ट में लिखा, अपने मित्र एंथनी एल्बनीज से बात करके बहुत खुशी हुई। बधाई और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली स्थित आवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भारी गहमागहमी देखी जा रही है। जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल की बैठक शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे नीतीश कुमार के आवास पर होगी। और क्या कुछ है खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। 6 के कामराज लेन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली स्थित घर का ये पता है और इस पते पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी मौजूद हैं दिल्ली में। और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले जो जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने अपनी रणनीतियों का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन यह जरूर बताया कि जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल की बैठक कल यानी शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे होगी। 11 बजे से एनडीए की बैठक है और उस बैठक से पहले जेडीयू संसदीय दल की बैठक जो है वो होगी और उसमें संसदीय दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो एनडीए का एक महत्वपूर्ण साझेदार दल है और कहीं ना कहीं आगे की जो रणनीतियां हैं कैबिनेट में शामिल होने को लेकर या फिर अन्य तरह की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर नीतीश कुमार के साथ चर्चा हुई है। बैठक के बाद जब जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि संसदीय दल की बैठक कल है और जो केसी त्यागी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने यूसीसी जाति जनगणना जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की और कहा कि यूसीसी पर आम सहमति बनाना चाहिए और जाति जनगणना पर बिहार ने रास्ता दिखाया है जिसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाना चाहिए। जाति जनगणना पर तमाम दल के लोग जो हैं वो सहमत हैं। तो देखना होगा कि जेडीयू कैबिनेट में कितना जगह बना पाती है या आने वाले दिनों में साफ तौर पर पता चलेगा। बहरहाल पार्टी के नेता जो हैं वो मंथन करने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए तमाम सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल भी कुछ सांसद दिल्ली पहुंचे थे और आज भी उनके आने का सिलसिला जारी है। पेश है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए तमाम सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली के T2, T3 टर्मिनल पर ये तमाम सांसद आज आ रहे हैं। ऐसे में कुछ सांसद पिछले रात भी दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन आज भी कई सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में नए सांसद जो पहली बार चुने गए थे वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे अर्जुन मुंडा वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि इस बार की एनडीए गवर्नमेंट शानदार काम करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और एक स्टेबल गवर्नमेंट देश को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पीसी मोहन जो बैंगलोर से चौथी बार सांसद चुने गए, उन्होंने भी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर मीडिया बातचीत में बताया कि इस बार भी एनडीए की गवर्नमेंट सफल रहेगी और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पीछे 2 टेन्योर में काम किया है उसी तरह इस बार भी अच्छे रिजल्ट वो देश को देंगे और एक अच्छी सरकार चलेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने एनडीए गठबंधन को इतनी बड़ी जीत दिलाई है
ये बेहद सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी का मंत्रिमंडल बनाना सभी को गौरवान्वित करने वाला है। मुझे खुशी है कि वो शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जिनका अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है और जिसने असंभव को संभव करके दिखाया है, एनडीए अलायंस को इतनी बड़ी जीत दिला करके जिस प्रकार से मौका दिया है, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और खासकर ऐसे बदलते परिदृश्य में जब 21वीं शताब्दी में भारत की तरफ दुनिया देख रही है, ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनना जिसके लिए दुनिया के सभी नेताओं ने जिस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, यह हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। मुझे प्रसन्नता है कि वो शपथ लेने जा रहा है। दिल्ली में एनडीए सरकार के गठन पर जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि हम लोग मजबूती से एनडीए के साथ खड़े हैं। हमारी कोई मांग और शर्त नहीं है। जहां तक मंत्रालय की बात है तो वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी। जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा, इस बार विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जनता के सामने प्रस्तुत किए गए। सपा ने एक बार फिर दोहराया कि पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में सभी नवनिर्वाचित शिवसेना सांसदों की बैठक हुई। ये बैठक एकनाथ शिंदे के आधिकारिक निवास वर्षा बंगले पर हुई। भाजपा के वरिष्ठ नेता, गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद ने दिल्ली में आए परिणामों को देखते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जेल का जवाब वोट से का नारा देने वालों को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। आशीष सूद ने जम्मू कश्मीर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सच मामले में लोकतंत्र की स्थापना हुई है और परिवारवाद का पूरी तरह खात्मा हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि जेल का जवाब वोट से का नारा देने वाले जो विधायक और पार्षद थे, उनका ये वादा, उनकी इस कॉल को दिल्ली की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। तो उन्हें अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही अरविंद केजरीवाल जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में देश के इतिहास का पहला काम हुआ है। हर संसद में मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति होता था। धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव जो हुआ है जम्मू कश्मीर से, देश की संसद में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का एक भी व्यक्ति संसद में नहीं आ पाया है। महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हार गई है, उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार गए हैं। जम्मू कश्मीर में सच मामले में जमहूरियत का, लोकतंत्र की स्थापना हुई है और परिवारवाद का पूरी तरह से खात्मा हुआ। लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के सांसदों का स्वागत करने के लिए तैयार है। नए सांसदों का दिल्ली के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने पर निर्धारित स्थानों पर स्वागत किया जा रहा है। लोकसभा सचिवालय के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निर्मित स्वागत केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नवनिर्वाचित सांसदों का देश की राजधानी दिल्ली में आना शुरू हो गया है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों के स्वागत के लिए लोकसभा सचिवालय ने खासतौर पर रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर खास व्यवस्था की है। उनके लिए स्वागत केंद्र बनाए हैं। आप यहां देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद हैं
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर खास तौर पर लोकसभा सचिवालय ने एक केंद्र स्थापित किया गया है। ये स्वागत केंद्र है जहां पर जो भी नए सांसद चुनकर आ रहे हैं, जो 18वीं लोकसभा के पुनः जो सदस्य चुनकर आए हैं, उनके लिए भी सहायता के लिए विशेष तौर पर यहां पर स्थापित किया गया है केंद्र, ताकि जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं, जो सांसद हैं, उनको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। खासतौर पर ऐसे सांसद जो पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था से लेकर उनकी कार की व्यवस्था भी लोकसभा सचिवालय द्वारा की गई है। खासतौर पर कुछ नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो उनकी सहायता करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जितने भी सांसद हैं जो चुनकर आए हैं 18वीं लोकसभा में, उनके लिए खासतौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मुंबई में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में सांसद सुनील तटकरे, मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, मंत्री छगन भुजबल, मंत्री हसन मुशर्रफ, मंत्री अदिति तटकरे, राम राजे नाइक निंबालकर और अन्य नेता शामिल हुए। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के घर आज नवनिर्वाचित सांसदों की एक अहम बैठक हुई। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में हुई एनडीए घटक दल की बैठक की प्रमुख बातों पर सांसदों के साथ चर्चा की। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान सरकार में पार्टी की भूमिका को लेकर चर्चा की गई। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में आंध्र प्रदेश में नई सरकार का गठन होने वाला है। आंध्र प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों की सूची आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी आंध्र प्रदेश और प्रमुख सचिव ईसीआई द्वारा आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल को सौंपी गई। मेरठ में नवनिर्वाचित भाजपा सांसद अरुण गोविल की जीत के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर जाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान अरुण गोविल ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि मेरठ का विकास होगा। मैं मेरठ का था, मेरठ का हूं और मेरठ का ही रहूंगा। जो समस्याएं हैं लोगों की, वो मेरठ में बैठकर सुनी जाएंगी और उनका समाधान होगा। मेरठ के लिए विकास होगा और जो मेरठ की जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं वो टैकल होती रहेंगी दिन रात। मैं मेरठ का ही था, मेरठ का हूँ, मेरठ का ही रहूँगा और जो समस्याएं हैं वो मेरठ में ही बैठकर सुनूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली पहुंचने पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने एनडीए गठबंधन को इतनी बड़ी जीत दिलाकर जिस प्रकार से मौका दिया है, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जिनका अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है और जिसने असंभव को संभव करके दिखाया है, एनडीए अलायंस को इतनी बड़ी जीत दिला करके जिस प्रकार से मौका दिया है, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और खासकर ऐसे बदलते परिदृश्य में जब 21वीं शताब्दी में भारत की तरफ दुनिया देख रही है, ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनना जिसके लिए दुनिया के सभी नेताओं ने जिस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, यह हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। मुझे प्रसन्नता है कि वो शपथ लेने जा रहा है। बेंगलुरु में एससी निगम फंड घोटाले में कर्नाटक के मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने राजभवन चलो मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी ने सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे के साथ साथ मंत्रालय का भी इस्तीफा मांगा है, साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इतना बड़ा मुद्दा जो एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तरफ से हैदराबाद में 15 से ज्यादा फेक अकाउंट्स निकाल के 100 करोड़ से ज्यादा रुपया उधर ट्रांसफर करके लोकसभा चुनाव के समय में इस पैसा का इस्तेमाल हुआ है। हमको ये कहना है जो पैसा ट्रांसफर हुआ है फेक अकाउंट के थ्रू से, काले 3-4 अधिकारी के तरफ से नहीं हो सकता है। मंत्री को भी पूरा जानकारी है, नागेंद्र को,
और क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के पास है, तो चीफ मिनिस्टर के परमिशन के बिना ये नहीं हो सकता है। इसलिए हम राज्यपाल जी महोदय से आज मिले हैं। हमने रिक्वेस्ट किया है कि मुख्यमंत्री जी के मंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री का भी रिजिग्नेशन लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा कर्नाटक पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। इतना बड़ा स्कैम है। विपक्ष के इस्तीफे की मांग के बीच खबर है कि कर्नाटक के आरोपी मंत्री नागेंद्र इस्तीफा दे सकते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया, मंत्री नागेंद्र ने पार्टी और सरकार की गरिमा बनाए रखने के लिए इस्तीफा देने की पेशकश की है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतगणना के बाद जमकर हिंसा हुई। हिंसा के दौरान बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता हिंसा का शिकार हो गए। घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया और इसमें टीएमसी की भूमिका का आरोप लगाया है। पत्र में शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से राज्य के प्रभावित इलाकों का दौरा करने का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं द्वारा अपनाए गए हीट वेव की स्थिति और आग और विद्युत सुरक्षा उपायों की तैयारियों का आकलन करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल बैठक कर चुका है। हीट वेव की तैयारियां और गर्मी के महीनों के दौरान अस्पतालों में आग को रोकने के उपायों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हीट वेव से बचाव को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। निर्देशों के तहत हीट हेल्थ एक्शन प्लान को लागू करने और आईएमडी द्वारा जारी हीट वेव से जुड़ी चेतावनियों का प्रसार करने को कहा गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और एम्बुलेंस तैयारियों का आकलन करने और IHIP पर गर्मी से जुड़ी बीमारियों और मृत्यु की निगरानी करने को कहा गया है। देश भर के स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों में हीट स्ट्रोक रूम की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा फायर रिस्क असेसमेंट ड्रिल, अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण करने के सुझाव भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए हैं। मंत्रालय ने स्मोक अलार्म, आग बुझाने वाले यंत्रों और स्प्रिंकलर्स का रखरखाव करने, इमरजेंसी की स्थिति में आग से बचाव के लिए SOP को जारी करने और नियमित रूप से इमरजेंसी मॉक ड्रिल करने का भी निर्देश दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। टीम ने पहले मुकाबले में ओमान की टीम को 39 रन से हरा दिया। मैच में ओमान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 164 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर और मार्कस स्टोइनिस ने 56 और 67 रन की पारी खेली। ओमान की टीम 165 रन के लक्ष्य के आगे 9 विकेट पर 125 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्कस स्टोइनिस ने 3 विकेट झटके। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये लगातार चौथी मर्तबा है जब ज्वेरेव ने खुद को फ्रेंच ओपन के अंतिम 4 में पहुंचाया है। ज्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एलेक्स डे मिनोर को 6-4, 7-6, 6-4 से शिकस्त दी।
देश के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक एनएसई ने बुधवार को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एनएसई ने एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा ऑर्डर और ट्रेड हैंडल करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस बात की जानकारी दे चुके हैं। इस पर एक रिपोर्ट। तो एनएसई में एक दिन में 1971 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो